जय हिंद दोस्तों। स्वागत है मेरे नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम बिहार शिक्षक भर्ती तैयारी 4.0 के लिए भौतिकी को यानी फिजिक्स को करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पहला प्रश्न दिया है दोस्तों, सही कथन चुनिए। ऑप्शन है लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से कम होता है। अगला है लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से ज़्यादा होता है। बैंगनी प्रकाश का तरंगदैर्घ्य हरे प्रकाश से ज़्यादा होता है। बैंगनी प्रकाश का तरंगदैर्घ्य पीले प्रकाश से ज़्यादा होता है। एक से अधिक कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से ज़्यादा होता है। दोस्तों हम जानते हैं कि जो सूर्य प्रकाश होता है उसमें 7 रंग होते हैं, जिसको हम लोग शॉर्टकट में विबग्योर के नाम से जानते हैं। विबग्योर के नाम से दोस्तों VIBGYOR विबग्योर के नाम से जानते हैं दोस्तों। जहाँ पर V यानी वायलेट होता है, I यानी इंडिको, B यानी ब्लू, G यानी ग्रीन, Y यानी येलो, O यानी ऑरेंज और R यानी रेड होता है। तो दोस्तों जब यहाँ से रेड की तरफ बढ़ते हैं तो हमारा तरंगदैर्घ्य जो है बढ़ते जाता है। इसको ध्यान में रखिए दोस्तों, जब हम लोग V से R की तरफ बढ़ते हैं तो हमारा तरंगदैर्घ्य जो है वो बढ़ते जाता है। यहाँ एक्सप्लेनेशन में दोस्तों दिया हुआ है कि बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम और आवृत्ति सबसे अधिक होती है। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक और आवृत्ति न्यूनतम होती है। तो इसको ध्यान में रखें दोस्तों, इसका मतलब है जो तरंगदैर्घ्य है वो आवृत्ति के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगला प्रश्न दिया है दोस्तों, जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर रंग दिखती है। इस घटना का क्या कारण है? ऑप्शन है प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का ध्रुवीकरण, प्रकाश का व्यतिकरण, एक से अधिक कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश का व्यतिकरण। दोस्तों कभी कभी आप साबुन के बुलबुले पर देखते होंगे कि वह चमकीला टाइप का दिखाई देता है, उसी के बारे में बात कर रहा है दोस्तों। वो जो है प्रकाश के व्यतिकरण के कारण हम लोगों को साबुन का बुलबुला चमकीला दिखाई पड़ता है, एक फिल्म की तरह। एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं दोस्तों। इसमें दिया है कि दिन में पानी पर साबुन की फिल्म प्रकाश किरणों के व्यतिकरण के कारण रंगीन सुंदर दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है। ऑप्शन है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूक्लियस। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोस्तों न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, जहाँ पर न्यूट्रॉन जो होता है वो उदासीन होता है, जबकि प्रोटॉन जो होता है वो धनावेशित होता है। तो इस वजह से जो न्यूक्लियस होता है वो परमाणु का धनावेशित हिस्सा कहलाता है दोस्तों। इसके एक्सप्लेनेशन को भी देख लेते हैं। यहाँ पर इसमें दिया हुआ है कि एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा नाभिक या न्यूक्लियस कहलाता है। नाभिक परमाणु का केंद्रक होता है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन अवस्थित रूप में न्यूक्लियॉन कहलाते हैं। तो दोस्तों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सम्मिलित रूप से न्यूक्लियॉन कहा जाता है। इसको ध्यान रखिएगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को सम्मिलित रूप से न्यूक्लियॉन कहा जाता है। आगे दिया है कि प्रोटॉन धनात्मक आवेश युक्त मूलभूत कण तथा न्यूट्रॉन उदासीन होता है, जिस कारण नाभिक जो है वह धनावेशित हो जाता है। इसके एक्सप्लेनेशन में दोस्तों आगे दिया है कि प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.672 गुणे 10 का पावर -27 kg होता है। इसकी खोज जो है क्रमशः गोल्डस्टीन तथा जेम्स चैडविक ने की थी। अर्थात प्रोटॉन की खोज दोस्तों गोल्डस्टीन ने की थी और न्यूट्रॉन की खोज 1932 ईस्वी में जेम्स चैडविक ने की थी। साथ ही दोस्तों इलेक्ट्रॉन की बात की जाए तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। तो इन तीनों के खोजकर्ता को दोस्तों याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी, जबकि प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी और न्यूट्रॉन की खोज 1932 ईस्वी में जेम्स चैडविक ने की थी। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया है दोस्तों यहाँ पर कि एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को कहते हैं। ऑप्शन है
ऊर्ध्वपातन, संघनन, वाष्पन, उबलना, एक से अधिक, कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों एक ठोस के द्रव में बदले बिना सीधे गैस में परिवर्तन को ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। इंग्लिश में दोस्तों सब्लिमेशन कहा जाता है इसको। साथ ही दोस्तों यहाँ पर साइड में इसका आंसर दिया हुआ है, लेकिन मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि हर एक प्रश्न का आंसर आप खुद से करने का प्रयास कीजिए ताकि आप सबका अभ्यास हो सके। इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं दोस्तों। इसमें दिया हुआ है ऊर्ध्वपातन वो प्रक्रम है जिसके द्वारा ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हुए बिना ही सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं तथा गैसीय अवस्था से सीधे ठोस अवस्था में आ जाते हैं। तो इस प्रक्रिया को दोस्तों ऊर्ध्वपातन कहते हैं। साथ ही दोस्तों यदि बात की जाए ऊर्ध्वपतित पदार्थ के बारे में तो आयोडीन है दोस्तों। आयोडीन ऊर्ध्वपतित पदार्थ है। साथ ही नेफ्थलीन और NH4Cl ये सभी भी जो है ऊर्ध्वपतित पदार्थ हैं। अगला प्रश्न दिया है दोस्तों यहाँ पर, वह ताप जिस पर ठोस, द्रव तथा गैसीय अवस्थाएं एक साथ रह सकती हैं क्या कहलाता है? ऑप्शन है क्वथनांक, गलनांक, हिमांक, त्रिक बिंदु, एक से अधिक, कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, त्रिक बिंदु। त्रिक बिंदु दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों त्रिक बिंदु वह ताप है जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्थाएं एक साथ रह सकती हैं। तो यहाँ पर त्रिक बिंदु दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही दोस्तों इसके एक्सप्लेनेशन को भी देख लेते हैं, क्योंकि दोस्तों एक्सप्लेनेशन को देखना काफ़ी महत्वपूर्ण है ताकि हम लोग कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझ सकें। तो इसलिए दोस्तों हर एक प्रश्न के बाद उसके एक्सप्लेनेशन को भी करते जाएंगे ताकि कंसेप्ट हम लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। इसमें दिया है कि वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव, गैसीय अवस्थाएं एक साथ रह सकती हैं त्रिक बिंदु यानी ट्रिपल पॉइंट कहलाता है। उदाहरण के तौर पर 611.657 पास्कल आंशिक वायु दाब पर 273.16 केल्विन जो कि 0.01 डिग्री सेल्सियस के बराबर है जल का त्रिक बिंदु है। आगे दिया है जिस पर द्रव, जल, ठोस, बर्फ और जलवाष्प एक साथ पाए जा सकते हैं। तो देखिए आगे अगला प्रश्न है, कॉस्मिक किरणें हैं आवेशित कण, अनावेशित कण, आवेशित और अनावेशित दोनों ही हो सकती है, कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आवेशित कण। दोस्तों कॉस्मिक किरणें जो है वे आवेशित किरणें होती हैं, अर्थात उनमें आवेश रहता है। इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं दोस्तों। इसमें दिया हुआ है कि कॉस्मिक किरणें विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का भाग नहीं हैं। ये उच्च ऊर्जा के आवेशित कण होते हैं जो अंतरिक्ष में लगभग प्रकाश की गति से गमन करते हैं। तो इसको ध्यान में रखिए दोस्तों, इस चुंबकीय स्पेक्ट्रम जो होता है उसका भाग नहीं है और यह उच्च ऊर्जा का आवेशित कण होता है जो कि अंतरिक्ष में लगभग प्रकाश की चाल से गमन करता है। इसको ध्यान में रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, 2G स्पेक्ट्रम में जी किस शब्द के लिए प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन है ग्लोबल के लिए, गवर्नमेंट के लिए, जनरेशन के लिए, गूगल के लिए। तो इन चारों ऑप्शन में दोस्तों आपको बताना है कि जी का प्रयोग किस लिए किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों जनरेशन के लिए। दोस्तों जी का प्रयोग जनरेशन के लिए किया गया है। यहाँ पर जी फॉर जनरेशन होता है, जनरेशन यानी पीढ़ी। जी जनरेशन के लिए यूज किया गया है दोस्तों। जनरेशन का अर्थ होता है पीढ़ी। एक से एक्सप्लेनेशन में दिया है दोस्तों कि 2G दूसरी पीढ़ी की बेतार संचार प्रौद्योगिकी है। 2G स्पेक्ट्रम में जी मतलब जनरेशन अर्थात पीढ़ी के लिए प्रयुक्त हुआ है। अगला प्रश्न है दोस्तों, रडार का आविष्कार किसने किया था, अर्थात रडार का आविष्कारक कौन था? ऑप्शन है रॉबर्ट वाटसन, फ्लेमिंग, बुशवाल, ऑस्टिन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट वॉटसन। दोस्तों रॉबर्ट वॉटसन ने रडार का आविष्कार किया था। इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं दोस्तों। इसमें दिया हुआ है कि स्कॉटिश भौतिकविद रॉबर्ट वॉटसन वाट ने वर्ष 1935 ईस्वी में पहला प्रायोगिक रडार व्यवस्था का विकास किया था। द्वितीय विश्व युद्ध में इस व्यवस्था का उपयोग हवाई हमलों से पूर्व सचेत करने के लिए किया जाता है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर रडार का पूरा नाम दिया हुआ है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रडार का पूरा नाम दिया है दोस्तों रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। दोस्तों रडार की सहायता से ये पता लगाया जाता है कि कोई भी जहाज आपके क्षेत्र में आई है या नहीं। रडार के द्वारा दोस्तों ये पता लगा लिया जाता है कि कोई जहाज किसी दूसरे देश की जहाज किसी दूसरे देश के बॉर्डर के अंदर में प्रवेश की है या नहीं। अगला प्रश्न है दोस्तों, गॉड पार्टिकल है। ऑप्शन है न्यूट्रिनो, हिग्स बोसॉन, मेसॉन, पॉजिट्रॉन, एक से अधिक कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों हिग्स बोसॉन। दोस्तों हिग्स बोसॉन को गॉड पार्टिकल के नाम से जाना जाता है। यह एक्सप्लेनेशन में दोस्तों दिया हुआ है कि हिग्स बोसॉन एक मूल कण है जिसकी प्रथम परिकल्पना वर्ष 1964 ईस्वी में की गई और इसका प्रायोगिक सत्यापन 14 मार्च 2013 ईस्वी को किया गया। वैज्ञानिक समुदाय के बाहर और मीडिया द्वारा अक्सर इस कण को ईश्वरीय कण इंग्लिश में गॉड पार्टिकल उपनाम से संदर्भित किया जाता है। हिग्स बोसॉन कण की खोज करने वाले वैज्ञानिकों की जोड़ी ब्रिटेन के पीटर डब्ल्यू हिग्स तथा बेल्जियम के डब्ल्यू एंगलर्ट को वर्ष 1913 ईस्वी के भौतिक विज्ञान के क्षेत्र के नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। तो इसको भी ध्यान में रखिए दोस्तों। इसका खोज किसने किया था? तो पीटर डब्ल्यू हिग्स ने और बेल्जियम के डब्ल्यू एंगलर्ट ने, इन दोनों ने मिलकर इस गॉड पार्टिकल की खोज की थी। अगला प्रश्न दिया है दोस्तों, सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? ऑप्शन है 1928 ईस्वी में, 1930 ईस्वी में, 1932 ईस्वी में, 1950 ईस्वी में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1930 ईस्वी में। दोस्तों 1930 ईस्वी में सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इसके भी एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ दिया हुआ है कि भौतिक शास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन थे। आगे दिया है उन्हें वर्ष 1930 ईस्वी में यह पुरस्कार प्राप्त हुआ। भारत से संबद्ध अन्य नोबेल पुरस्कार के विजेता निम्नवत हैं। दोस्तों अन्य भारत के लोग, अन्य भारतीय जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था वो नीचे में दिया हुआ है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखिएगा, सीवी रमन का पूरा नाम क्या था? तो चंद्रशेखर वेंकट रमन। उनका पूरा नाम था चंद्रशेखर वेंकट रमन। यहाँ आगे देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ दिया हुआ है कि इतने सारे भारतीयों को ये नोबेल पुरस्कार कब कब प्रदान किया गया। इसको थोड़ा सा छोटा कर देते दोस्तों। इसमें दिया हुआ है कि रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में दोस्तों मिला था 1913 ईस्वी में। आपको मालूम होगा कि इनकी पुस्तक थी एक गीतांजलि, जिस पर इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार 1913 ईस्वी में मिला था। अगला है सीवी रमन, इनको भौतिकी के क्षेत्र में 1930 ईस्वी में मिला था नोबेल पुरस्कार। आगे दिया है हरगोविंद खुराना। तो हरगोविंद खुराना को दोस्तों चिकित्सा के क्षेत्र में 1968 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। आगे दिया है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। इनको भी दोस्तों भौतिकी के क्षेत्र में 1983 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया। आगे दिया है मदर टेरेसा। दोस्तों मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में 1979 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। अमर्त्य सेन दोस्तों ये अर्थशास्त्र से संबंधित हैं, तो इनको अर्थशास्त्र में 1998 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। आगे है कैलाश सत्यार्थी। इनको भी शांति के क्षेत्र में 2014 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। अगला है वी रामकृष्णन। इनको दोस्तों रसायन के क्षेत्र में 2009 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। आगे दिया है अभिजीत बनर्जी। इनको भी दोस्तों अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2019 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों इतने सारे भारतीयों को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है।
आप देख सकते हैं। और साथ ही इनका विषय भी दिया हुआ है कि किस किस विषय में इनको नोबेल पुरस्कार और किस वर्ष में इनको नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न दिया है दोस्तों यहाँ पर, टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? ऑप्शन है न्यूटन, जेम्स वाट, हम्फ्री डेवी, गैलीलियो। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गैलीलियो। दोस्तों गैलीलियो ने ही टेलीस्कोप की खोज की थी। अगला प्रश्न दिया है दोस्तों यहाँ पर, इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? हवाई जहाज के आविष्कार के बारे में पूछा है दोस्तों। ऑप्शन दिया है राइट ब्रदर्स, जेम्स वॉट, हम्फ्री डेवी, वॉन ब्राउन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राइट ब्रदर्स ने। दोस्तों राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न दिया है दोस्तों, 1 माइक्रोन बराबर होता है? ऑप्शन है 1/10 mm, 1/100 mm, 1/1000 mm या 1/10,000 mm के। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1/1000 mm के बराबर होता है। 1 माइक्रोन दोस्तों 1/1000 mm के बराबर होता है। अगला प्रश्न दिया है दोस्तों, 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में है? ऑप्शन है 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, 102 डिग्री फ़ारेनहाइट, 75 डिग्री फ़ारेनहाइट। एक से अधिक कोई नहीं। तो दोस्तों हम सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए फॉर्मूला जानते हैं कि एफ बराबर यानी फ़ारेनहाइट बराबर 9c/5 + 32। ये फार्मूला होता है दोस्तों, यहाँ पर एफ फ़ारेनहाइट है और सी जो है सेल्सियस है। तो इसके मान को रख देंगे यहाँ पर, और जिसको निकालना है वो उसी तरह रख देंगे तो वह मान निकल जाएगा। जैसे दोस्तों यहाँ पर सेल्सियस मान दिया है 40 डिग्री, तो सी की जगह पर 40 कर देंगे, 9 × 40। इस तरह से दोस्तों 9 × 40 बटे में 5 हो जाएगा, यहाँ प्लस में 32। इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो इसका आंसर जो है 104 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो दोस्तों इसका आंसर 104 आ जाएगा, और इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है दोस्तों यहाँ पर, क्रोमैटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है? ऑप्शन है रंगीन पदार्थों की पहचान करने में, पदार्थों की संरचना निर्धारण में, रंगीन पदार्थों के प्रभावी आसवन में, एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। तो दोस्तों ये जो है क्रोमैटोग्राफी की जो तकनीक है इसका प्रयोग इन सभी कामों में किया जाता है। हालांकि दोस्तों यहाँ पर अगला ऑप्शन जो है एक से अधिक का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर एक से अधिक होना चाहिए जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों इसके एक्सप्लेनेशन को भी देख लेते हैं। इसमें दिया हुआ है, किसी मिश्रण से विभिन्न पदार्थों को अलग करने में क्रोमैटोग्राफी तकनीक का प्रयोग होता है। क्रोमैटोग्राफी तकनीक का उपयोग मुख्यतः विटामिन और प्रोटीन के पृथक्करण में किया जाता है। प्रारंभ में क्रोमैटोग्राफी तकनीकों का उपयोग पदार्थों को उनके रंग के आधार पर अलग करने के लिए भी किया जाता था। तो इस तरह से दोस्तों ऑप्शन नंबर में जितनी भी दी हुई है वो सभी सही हो जाएंगे, अर्थात एक से अधिक जो है सही है उसमें। तो चलिए दोस्तों हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।